हेलो फ्रेंड्स। हमने अभी तक एग्रोनॉमी के थर्ड लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं और ये हमारा फोर्थ लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं। ये बचा कुछ सिलेबस है थ्योरी का। सो ये 9th टॉपिक है। डिफाइन सीड डॉर्मेंसी, राइट डाउन द कॉजेस ऑफ सीड डॉर्मेंसी, व्हाट इज मीन बाय सीड डॉर्मेंसी. It is an internal condition of viable seed which does not allow its actual germination, although suitable temperature, moisture and aeration etc. are provided. सो सीड डोरमेंसी यानी क्या कि इंटरनल कंडीशन जिससे कि सीड वायबल नहीं होता है एक्चुअली जर्मिनेशन के लिए, या थ्रू टेम्परेचर, मॉइस्चर, एरेशन एक्सेट्रा आर प्रोवाइडेड. सब कुछ प्रोवाइड किया फिर भी सीड जर्मिनेशन नहीं होता है, उस कंडीशन में हम उसे सीड डॉर्मेंसी कंसिडर करते हैं. कॉजेस ऑफ सीड डॉर्मेंसी, क्या क्या कॉजेस है सीड डॉर्मेंसी के? इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू पुअर सॉइल एरेशन. सॉइल एरेशन प्रॉपरली ना होने की वजह से सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता है. एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ मॉइस्चर इन सॉइल. डिफिशियंसी ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर का ना होना सॉइल में. लोअर और हायर सॉइल टेम्परेचर दैन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप. क्रॉप की जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम या ज़्यादा टेम्परेचर का होना, ये भी सीड डॉर्मेंसी को रिप्रेजेंट करता है. अटैक ऑफ इंसेक्ट्स, पेस्ट, डिसीजेस एंड बर्ड्स ऑन सीड एंड और न्यूली एमर्जिंग सीडलिंग्स. मोर और लेस डेप्थ ऑफ सोविंग दैन द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ सोविंग. पर्टिकुलर क्रॉप की एक पर्टिकुलर डेप्थ होती है सोविंग के लिए. अगर उससे ज़्यादा या कम डेप्थ में हम सो करेंगे तो शायद वो सीड उतना जर्मिनेट ना कर पाए प्रॉपरली. रफ और पुअर सीड बेड प्रिपरेशन. हमें जितना सीड बेड अच्छे तरह से रिप्रेजेंट करना है उससे अगर रफ हुआ या कम ज़्यादा हुआ तो वो सीड जर्मिनेट करने के लिए प्रॉपरली वहाँ पर जर्मिनेट नहीं कर पाएगा. फाल्टी सीड्स, सीड्स विथ पुअर जर्मिनेशन, डिसीज्ड सीड्स, डैमेज्ड सीड्स. अब हम सो कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें क्या डिसीज्ड सीड्स को एलिमिनेट करना चाहिए, या डैमेज्ड सीड्स होते हैं तो उसे हमें बाहर निकाल कर या उसे फेंक देना चाहिए. सीड्स विथ पुअर जर्मिनेशन, जो कि पुअर जर्मिनेट करते हैं, उन्हें भी एलिमिनेट कर देना चाहिए. 10th नंबर का हमारा टॉपिक है शॉर्ट नोट से, टाइप्स ऑफ डॉर्मेंसी, मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग डॉर्मेंसी, टाइप और स्टेजेस ऑफ सीड मल्टीप्लिकेशन. सो टाइप्स ऑफ डॉर्मेंसी. डॉर्मेंसी कितने तरीके से होती है? देयर आर 3 टाइप्स: इनेट डॉर्मेंसी, एनफोर्स्ड डॉर्मेंसी एंड इंड्यूस्ड डॉर्मेंसी. सो फर्स्ट है हमारी इनेट डॉर्मेंसी. ऑकर्स ड्यू टू द जेनेटिकल कैरेक्टर्स ऑफ द सीड और ड्यू टू हार्ड सीड कोट, इमैच्योर एम्ब्रियो. सो इनेट डॉर्मेंसी क्यों कॉज होती है, इनेट डॉर्मेंसी क्यों होती है? तो जेनेटिकल कैरेक्टर्स होते हैं सीड में ड्यू टू हार्ड सीड कोट. हार्ड सीड कोट होता है सीड का कुछ. इमैच्योर एम्ब्रियो का होना. सो ये इनेट डॉर्मेंसी को रिप्रेजेंट करता है. एनफोर्स्ड डॉर्मेंसी. एनफोर्स्ड डॉर्मेंसी यानी क्या? ड्यू टू कंडीशंस ऑफ डेफिशिएंट ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से जो डॉर्मेंसी होती है तो उसे एनफोर्स्ड डॉर्मेंसी कहते हैं. एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड डीप प्लेसमेंट ऑफ सीड इन द सॉइल. सो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंट होना, डीप प्लेसमेंट ऑफ सॉइल, सीड इन द सॉइल. डीप एक जगह पर हम उस सीड को सो करते हैं तो वो भी इन्फोर्स्ड डॉर्मेंसी के ड्यूरिंग में आती है. इंड्यूस्ड डॉर्मेंसी, ड्यू टू सडन फिजियोलॉजिकल चेंज इन सीड बाय अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस. इंड्यूस्ड डॉर्मेंसी यानी क्या कि सडन फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं सीड में अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से. सो उसे हम इंड्यूस्ड डॉर्मेंसी कहते हैं. नेक्स्ट है हमारा मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग सीड डॉर्मेंसी. सो हम सीड डॉर्मेंसी को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? स्कैरिफिकेशन. हार्ड सीड कोट इज ब्रोकन बाय केमिकल बाय डिपिंग सीड्स in dilute solutions of HNO3, HCl, hydrogen chloride, or H2SO4, or by mechanical means by filling the seeds in gunny bags and beating them to rupture the seed coat. फर्स्ट. सेकंड है हमारा एक्सपोजर ऑफ सीड टू लाइट. थर्ड है गैस ट्रीटमेंट. फोर्थ है हमारे सोकिंग सीड्स इन हॉट वाटर, डीप सीड्स इन बॉइलिंग वाटर फॉर 2 to 3 minutes. थर्ड नोट्स का टॉपिक है हमारा स्टेजेस ऑफ सीड मल्टीप्लिकेशन. सीड वायबिलिटी इज द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू जर्मिनेट. देयर आर 5 stages of seed multiplication.
फर्स्ट है हमारा न्यूक्लियस सीड, देन नेक्स्ट है ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड एंड ट्रूथफुल सीड। 11 नंबर का टॉपिक है इनलिस्ट डिफरेंट मेथड्स सोविंग एंड एक्सप्लेन एनी वन इन डिटेल। सोविंग ऑफ क्रॉप इज डन बाय फॉलोइंग मेथड्स, ब्रॉडकास्टिंग, ड्रिलिंग और लाइन सोविंग, डिबलिंग हो गया, ट्रांसप्लांटिंग हो गया, प्लांटिंग हो गया, पुटिंग द सीड्स इन प्लो फरो। सो 12th नंबर का हमारा टॉपिक है डिफाइन प्लांट पॉपुलेशन, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ प्लांट पॉपुलेशन ऑन क्रॉप ग्रोथ एंड यील्ड। सो प्लांट पॉपुलेशन हम किसे कहते हैं और उसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं प्लांट पॉपुलेशन के क्रॉप ग्रोथ एंड यील्ड के ऊपर। सो देखेंगे प्लांट पॉपुलेशन यानी क्या। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्लांट्स पर यूनिट एरिया। जितने भी प्लांट्स है एक पर्टिकुलर एरिया में तो उसे हम प्लांट पॉपुलेशन कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो गया ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन ऑफ खरीब हाइब्रिड sorghum is 1,37,000 to 1,50,000 plants per hectare. Effects of plant population on plant growth and yield. Plant densities influence the crop growth considerably. High density is conducive for building up of pest diseases. अब अगर हम क्रॉप बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी में ग्रो करेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, पेस्ट एंड डिसीजेस का इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसके वजह से हमारी यील्ड अल्टीमेटली कम डिक्रीज हो जाएगी। एट वेरी हाई डेंसिटी सीडलिंग मोर्टेलिटी इज कॉमन। अब हम बहुत ज़्यादा डेंसिटी में सीड को ग्रो करेंगे, वेरी हाई डेंसिटी में सीड को ग्रो करेंगे तो सीडलिंग मोर्टेलिटी इज कॉमन। सीड्स जो है वो अच्छे से खुद को एक ग्रो वे में नहीं लेकर जा पाएंगे। हाई प्लांट डेंसिटी में डिक्रीज प्रोटीन एंड ऑयल कंटेंट। हाई प्लांट डेंसिटी की वजह से हमारा जो प्रोटीन है या फिर ऑयल कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। एट हाई प्लांट डेंसिटी लॉजिंग इज मोर। विथ इंक्रीजिंग डेंसिटी कॉम्पिटिशन फॉर लाइट प्लांट हाइट इंक्रीज्ड। अब जैसे जैसे डेंसिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में हम सीड एक ही जगह पर ग्रो करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, कंपटीशन फॉर लाइट, सनलाइट के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा। प्लांट हाइट बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगी। वाइडली स्पेस्ड प्लांट्स हैव सर्कुलर रूट डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि हम वाइडली स्पेस्ड प्लांट्स यानी कम कम मात्रा में प्लांट्स लगाते हैं, बहुत ज़्यादा डेंसिटी में नहीं लगाते हैं, हैव सर्कुलर रूट डिस्ट्रीब्यूशन। तो वहाँ पर क्या होता है, सर्कुलर रूट डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा जगह मिल जाती है। देयर इज इंटरपेनेट्रेटेड रूट ग्रोथ एट हाई डेंसिटी। सो वहाँ पर क्या होता है, रूट ग्रोथ को हाई डेंसिटी में ग्रो करने के लिए एक इंटरपेनेट्रेटेड इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। सो 13 नंबर का हमारा टॉपिक है डिफाइन क्रॉप प्लांटिंग जियोमेट्री एंड एक्सप्लेन इट। क्रॉप जियोमेट्री और प्लांट जियोमेट्री इज द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ओवर द ग्राउंड। सो क्रॉप जियोमेट्री एंड प्लांट जियोमेट्री क्या है, एक पैटर्न है जिससे हम प्लांट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में और ओवर अ ग्राउंड, और द शेप ऑफ एरिया अवेलेबल टू द इंडिविजुअल प्लांट। और वो शेप ऑफ एरिया क्या होता है, अवेलेबल होता है एक प्लांट्स के लिए। शेप ऑफ एरिया अवेलेबल टू द इंडिविजुअल प्लांट इट इंक्लूड्स सॉलिड प्लांटिंग, पेयर्ड प्लांटिंग एंड स्किप-रो प्लांटिंग। थ्री हमारे टाइप्स है इसके, सॉलिड प्लांटिंग, पेयर्ड प्लांटिंग एंड स्किप-रो प्लांटिंग। सॉलिड प्लांटिंग यानी क्या, सोइंग ऑफ क्रॉप ऑन अ सॉलिड बेसिस बाय ड्रिलिंग और डिबलिंग मेथड्स एट सेम स्पेसिंग। सो सॉलिड प्लांटिंग में हम क्या करते हैं, ड्रिलिंग एंड डिबलिंग मेथड्स का यूज़ करते हैं और सेम स्पेसिंग को मेंटेन करते हुए एक सॉलिड बेसिस पे उसे प्लांट करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्राउंड नट हो गया एट 30 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, पेयर्ड प्लांटिंग हो गया। देन नेक्स्ट है हमारा पेयर्ड प्लांटिंग, सोइंग ऑफ क्रॉप ऑन अ गिवन एरिया इन अ स्पेसिफिक पेयर्ड अरेंजमेंट। फॉर एग्जांपल सोयाबीन हो गया एट 45 to 15 सेंटीमीटर बट स्कीप द 1 or 2 rows। थर्ड है हमारा स्किप-रो प्लांटिंग, sowing of a crop in a specific row pattern and add the other one row of different crop in it। 14 नंबर का हमारा टॉपिक है डिफाइन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। सो मैन्योर्स हम किसे कहते हैं और फर्टिलाइजर्स हम किसे कहते हैं और उसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है ये हम देखेंगे। मैन्योर्स, it is a well decomposed refuse from stable and burn yards including both animal excreta and straw or other litter।
सो मैन्योर्स कैसे होता है, डिकम्पोज करके, किस किस चीज़ को डिकम्पोज करके, इंक्लूडिंग बोथ एनिमल एक्सक्रीटा, जो भी एनिमल्स का वेस्ट होता है या स्ट्रॉ मटेरियल होता है जो फील्ड में से हम कलेक्ट करते हैं, या अदर लिटर्स हो गए। देन नेक्स्ट है हमारा फर्टिलाइजर्स। सो फर्टिलाइजर हम किसे कहते हैं, दिस आर इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड केमिकल्स containing plant nutrients which when added to the soil makes it productive and promotes plant growth. फर्टिलाइजर्स यानी क्या, कि वो केमिकल्स कंटेनिंग न्यूट्रिएंट होते हैं जो भी प्लांट को हम प्रोवाइड करते हैं। सॉइल मेक्स प्रोडक्टिव एंड प्रमोट्स प्लांट ग्रोथ, सॉइल को प्रोडक्टिव बनाने में हेल्प करते हैं और प्लांट ग्रोथ को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, हम इस चीज़ को क्यों अप्लाई करते हैं प्लांट्स में। सो देखिए स्टार्ट करते हैं। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स आर द मेन सोर्स ऑफ इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। Application of manures and fertilizers overcomes the deficiency symptoms of nutrients. Manures increase the physical condition of soil, thereby productivity increases. So manures क्या करते हैं, फिजिकल कंडीशन जो है सॉइल की उसे इंक्रीज करने का काम करते हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी हमारी इंक्रीज हो सके। मैन्योर्स इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मैन्योर्स फर्टिलिटी को इंक्रीज करने का काम करते हैं। फर्टिलाइजर्स इंक्रीज द पर हेक्टर यील्ड ऑफ क्रॉप, जो भी फर्टिलाइजर्स है वो हम अप्लाई करने से हमारी यील्ड को इम्प्रूव होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। फर्टिलाइजर्स हेल्प इन गिविंग मैक्सिमम आउटपुट दैन मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, मैक्सिमम आउटपुट देते हैं, मैन्योर्स के तुलना में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट देते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर्स में केमिकल कंटेंट प्रेजेंट होता है जो कि ईजिली प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है। Application of some fertilizers is helpful in different climatological calamities like in excess rainfall, in drought condition, etc. So 15th नंबर का हमारा टॉपिक है give the classification of manures and fertilizers with suitable examples. Classification of manures and fertilizers. Mainly three basis types: organic, inorganic and biofertilizers. Organic includes FYM, compost, vermicompost, green manure, sheep manure, sewage waste and sludge. ये कुछ बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स हो गए। देन कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स, ग्राउंडनट केक हो गया, लिनसीड केक, नीम केक, कॉटन सीड केक, बोन मील, मीट मील, स्लॉटर हाउस रिफ्यूज। इनऑर्गेनिक आर्टिफिशियल, इनऑर्गेनिक नाइट्रोजिनस, फॉस्फेट, पोटेशिक एंड अदर्स। नाइट्रोजिनस में हो गए यूरिया, कैल्शियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट एक्सेट्रा। एंड फॉस्फेटिक में हो गए SSP, DSP, रॉक फॉस्फेट, बेसिक स्लैग, रो बोन मील। पोटेशिक MOP, सल्फेट ऑफ पोटैश, पोटेशियम नाइट्रेट, देन अदर्स, जिप्सम, लाइम, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फॉर एक्सेट्रा। बायोफर्टिलाइजर्स राइजोबियम, अजोटोबैक्टर, अजोस्पाइरिलम, PSB, ब्लू ग्रीन algae. देन 16 नंबर का हमारा टॉपिक है इनलिस्ट द मेथड्स ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन एंड एक्सप्लेन एनी वन, राइट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन इन शॉर्ट। मेथड्स ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, तो कौन कौन से मेथड्स है जिससे हम फर्टिलाइजर को फील्ड में अप्लाई करते हैं। फर्स्ट है हमारी ब्रॉडकास्टिंग, देन नेक्स्ट है ड्रिलिंग, थर्ड है हमारी बैंड प्लेसमेंट, नेक्स्ट है पॉइंट प्लेसमेंट, नेक्स्ट है इंजेक्शन इनटू सॉइल, फर्टिगेशन, रूट डिपिंग, फॉलियर एप्लीकेशन। सो ये कुछ मेथड्स है जिससे हम फर्टिलाइजर को फील्ड में अप्लाई करते हैं। टाइम ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, तो कब कब हम फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं। बिफोर सोविंग, सो करने से पहले हम अप्लाई करते हैं। एट सोविंग, सोविंग के टाइम पे हम अप्लाई करते हैं। आफ्टर सोविंग, सोविंग के बाद में हम अप्लाई करते हैं। स्लीट एप्लीकेशन। 17th नंबर का हमारा टॉपिक है डिफाइन ग्रीन मैन्योरिंग, राइट टाइप्स ऑफ ग्रीन मैन्योरिंग विद सुटेबल एग्जाम्पल्स, राइट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रीन मैन्योरिंग। तो ग्रीन मैन्योरिंग हम किसे कहते हैं, उसके टाइप्स क्या है, उसके एग्जाम्पल्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ये सब हम इस पॉइंट में कंसिडर करेंगे। ग्रीन मैन्योरिंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ प्लोइंग और टर्निंग द अनडिकम्पोज्ड ग्रीन प्लांट टिश्यूज into the soil for the purpose of improving soil fertility. So green manuring क्या है, practice of plowing और turning the undecomposed green plant tissues, जो भी undecomposed यानी जो decomposed नहीं हुए green plant tissues,
इनटू द सॉइल। तो क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को। सो उसे हम ग्रीन मैन्यूरिंग कहते हैं। टाइप्स ऑफ ग्रीन मैन्यूरिंग, क्रॉप्स यूज्ड इन ग्रीन मैन्यूरिंग। ग्रीन मैन्यूरिंग इन सितु, ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग। ग्रीन मैन्यूरिंग इन सितु में हम कौन कौन से क्रॉप्स लेते हैं, सनहेम्प हो गया, ढेंचा हो गया, गवार बीन्स हो गया, कुल्थी, सेंजी। ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग, ग्लैरिसीडिया, सेस्बेनिया, कारंज हो गया। 17 नंबर का हमारा टॉपिक है डिफाइन ग्रीन मैन्यूरिंग। राइट टाइप्स ऑफ ग्रीन मैन्यूरिंग विद एग्जाम्पल। राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रीन मैन्यूरिंग। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एडवांटेजेस। एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन मैन्यूरिंग, इट इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सो ग्रीन मैन्यूरिंग क्या करता है, तो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने का काम करता है। बीइंग अ लेग्यूम, इट फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। सो ग्रीन मैन्यूरिंग हम किस में अप्लाई करते हैं, तो लेग्यूम्स में प्रेजेंट होता है, तो फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। सो वो जो भी लेग्यूम्स प्लांट्स होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने की उनकी एबिलिटी होती है, वो सॉइल में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। बीइंग अ क्विक Being a quick growing crop, it helps in suppressing the weed growth. It improves the soil structure, water holding capacity and decreases runoff. So वो क्या करता है, सॉइल के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने का काम करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने का काम करता है, डिक्रीजेस रन ऑफ। इट एड्स ऑर्गेनिक मैटर एंड स्टिमुलेट्स एक्टिविटीज ऑफ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो क्या क्या डिसएडवांटेजेस है ग्रीन मैन्यूरिंग के, it may increase the incidence of pests and diseases. There is loss of one season, especially खरीफ। 18 नंबर का हमारा टॉपिक है डिफाइन वीड एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीड। तो हम वीड कैसे कहते हैं और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वीड्स के। Any plant not sown in the field by farmer is out of place. सो कोई भी प्लांट हो वो फार्मर्स के द्वारा सो नहीं किया गया है वहाँ पर, सो उसे हम क्या कंसिडर करते हैं, तो वीड कहते हैं। वीड इज एन अनवांटेड प्लांट ग्रोइंग वेयर इट इज नॉट वांटेड। सो वीड क्या है, एक ऐसा प्लांट है जहाँ पर वो चाहिए नहीं था और वो वहाँ पर उग गया है। एंड इट इज एक्सट्रीमली नॉक्सियस, यूजलेस एंड पॉइजनस। वो क्या होता है, यूजलेस होता है, उसका कुछ भी यूज नहीं होता है, और पॉइजनस यानी फील्ड्स के क्रॉप्स को खराब करने का काम करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीड्स, वीड्स हैव हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, बहुत ज़्यादा उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज होती है वीड्स की। दे थ्राइव वेल अंडर एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस, कैसी भी क्लाइमेटिक कंडीशंस में वो सर्वाइव करने का काम करते हैं। They have morphological similarities with associated crops. उनमें morphological यानी क्या कहते हैं फिजियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज बहुत ज़्यादा होती है। They can protect themselves from animals and human beings. सो वो क्या कहते हैं, खुद को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, एनिमल्स से हो गया, ह्यूमन बींग्स से, हमसे हो गया। They are harmful to crops, cattle and human beings. सो क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं क्रॉप्स के लिए भी, कैटल के लिए भी और हमारे लिए भी। वीड्स सीड्स हैव सिमिलैरिटीज विद क्रॉप सीड्स। सो कभी कभी क्या होता है, वीड्स के जो सीड्स होते हैं और क्रॉप के जो सीड्स होते हैं वो सिमिलर ही नज़र आते हैं, तो हम पहचानने में कभी कभी धोखा खा सकते हैं। वीड्स हैव कॉम्पिटिटिव इन नेचर, वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन में ग्रो करते हैं। गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स एंड एक्सप्लेन एनी वन। सो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन। बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल, बेस्ड ऑन हैबिटेट और प्लेस ऑफ ऑकरेंस, बेस्ड ऑन डिपेंडेंस ऑन अदर होस्ट, बेस्ड ऑन सॉइल टाइप, बेस्ड ऑन प्लांट फैमिली। फर्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल, एनुअल, बायनियल एंड पेरेनियल। सो फर्स्ट है हमारा एनुअल। वीड्स कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन अ ईयर। जो भी वीड्स अपनी लाइफ साइकिल एक साल में कंप्लीट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एन्यूअल। इन खरीफ सीजन और इन विंटर सीजन, फॉर एग्जांपल अगड़ा हो गया, हजारदाना हो गया, बायनियल।
वीड्स रिक्वायर 2 years फॉर कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल। जो भी वीड्स है उसे अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 साल का समय लगता है, तो वो क्या कहेंगे हम, तो बायनियल पेरेनियल्स। वीड्स कंटिन्यू देयर लाइफ साइकिल फॉर ईयर्स टुगेदर। पेरेनियल्स यानी क्या कि जो भी वीड्स है वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा सांस लेते हैं, यानी 2 साल से ज़्यादा साल कंसिडर कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पेरेनियल्स। लावाला हो गया, हरियाली हो गई, फॉर एक्सेट्रा। राइट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑकर्ड बाय वीड्स। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। वीड्स add nutrients and organic matter into the soil. Weeds control soil erosion. Weeds are useful as fodder for animals. Weeds have medicinal value. Weeds are used as vegetables. Weeds serve as ornamental plants. Weeds are used in reclamation of alkali land. सो ये एडवांटेजेस को देखकर तो ऐसा लगता है कि वीड्स को हटाना ही नहीं चाहिए क्रॉप फील्ड से, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी होते हैं। लेट्स स्टार्ट करते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। अब रिडक्शन इन क्रॉप यील्ड, इट इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। क्रॉप यील्ड को रिड्यूस करने का काम करता है ये। इट इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, हमारे प्रैक्टिसेस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है। इट रिड्यूसेस द क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग की क्वालिटी को डिक्रीज करता है। हार्म टू एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स, हार्मफुल होता है एनिमल्स के लिए और हमारे लिए भी। चेक द फ्लो ऑफ वाटर इन इरिगेशन वाटर, हार्बर इंसेक्ट्स एंड डिसीजेस, डिप्रिसिएट द लैंड वैल्यू एक्सेट्रा। 21 नंबर का हमारा टॉपिक है एनलिस्ट द मेथड्स ऑफ विंड कंट्रोल, एक्सप्लेन एनी वन। क्लासिफाइड इंटू 2 ग्रुप्स, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव। प्रिवेंटिव क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ यूज क्लीन सीड। सो हम कैसे सीड यूज करेंगे, क्लीन सीड यूज करेंगे। यूज वेल डिकम्पोज्ड FYM और कंपोस्ट। कट द वीड्स बिफोर सीडिंग। रिमूव वीड ग्रोथ और कीप इरिगेशन एंड ड्रेनेज चैनल्स क्लीन और फ्री फ्रॉम सीड्स। क्लीन ऑल द फार्म इम्प्लीमेंट्स बिफोर यूजिंग इट एक्सेट्रा। सो क्या हो गए, ये प्रिवेंटिव मेथड्स हो गए। अब हम देखने जा रहे हैं क्यूरेटिव मेथड्स। इट इंक्लूड्स मैकेनिकल, फिजिकल मेथड्स, कल्चरल मेथड्स, बायोलॉजिकल मेथड्स एंड केमिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड्स, हैंड वीडिंग, होइंग, हैंड पुलिंग, बर्निंग। देन कल्चरल मेथड्स, क्रॉप रोटेशन हो गया, काइंड ऑफ क्रॉप्स, बहुत ज़्यादा क्रॉप्स यानी डिफरेंट वैरायटी के क्रॉप्स। यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, डेट एंड सीड रेट ऑफ सोविंग। बायोलॉजिकल, यूजिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर कंट्रोलिंग द वीड्स, बायो एजेंट्स, होस्ट वीड्स। कोकिनियल स्केल, मॉथ्स, zygogamma बाइकोलोरटस, होस्ट वीड्स, प्रिकली पियर, लैंटाना कैमेरा, पार्थेनियम। केमिकल मेथड्स हो गए, यूजिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स फॉर द कंट्रोल ऑफ वीड्स, फॉर एग्जाम्पल 2,4-D, MCPA, एट्राजाइन, सिमाजाइन, ग्लाइफॉस्फेट, आलेश्योर, डायूरॉन, पेंडामिथालिन एक्सेट्रा। Define herbicides and classify it. Write short notes on allelopathy and allelopathic effect of weed. Herbicides are the chemicals used for weed control and which suppress or destroy the growth of weeds. So herbicides यानी क्या और उसके क्लासिफिकेशन देखेंगे. Short notes on allelopathy and allelopathic effect on weed. So herbicides केमिकल सब्सटेंस है जो कि हम वीड को कंट्रोल करने के लिए या फिर डिस्ट्रॉय ग्रोथ ऑफ वीड्स के लिए यूज करते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड्स. सो हर्बिसाइड्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं. बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन, बेस्ड ऑन सेलेक्टिविटी, बेस्ड ऑन टाइम ऑफ एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन फॉर्मुलेशन, बेस्ड ऑन रेसिडुअल इफेक्ट्स, बेस्ड ऑन सेलेक्टिविटी. सेलेक्टिव foliage,
DNBP, nitrogen, propanil, 2,4-D, MCPA, MCPB. Then next, soil application. Simazine, atrazine, mutashior, MCPA, nitrogen, dinitrophenols, non-selective, foliage, glyphosate, paraquat, dalacpon, sulfuric acid, sodium chloride, etc. Soil application. Soil fumigants, cyanamide, methyl bromide, soil sterilants, sodium chloride, atrazine, etc. Allelopathy and allelopathic effect of weed. Allelopathy is a biological phenomena by which an organism produces one or more biochemicals that influence the germination, growth, survival, and reproduction of other organisms. These biochemicals are known as allelochemicals and can have beneficial positive allelopathy or detrimental negative allelopathy effects on the target organisms and the community. Some weeds also secrete the chemicals from their roots into the soil. These chemicals are mostly harmful to the other crops. Hereby, ultimately, it causes effect on crop growth and development. Define crop rotation, right principles and advantages of crop rotation. क्रॉप रोटेशन यानी क्या, इसके प्रिंसिपल्स क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है. क्रॉप रोटेशन इज द रिकरेंट सक्सेशन ऑफ क्रॉप्स ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड आइदर इन ईयर और ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सो क्रॉप रोटेशन यानी क्या कि हम वेरियस क्रॉप्स को एक ही लैंड पर एक ही ईयर में या बहुत ज़्यादा ईयर्स के अंदर लगाते हैं या फिर ईयर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, उसे हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन अ सक्सेशन ऑन अ पीस ऑफ लैंड इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम with an objective to get maximum profit from least investment without impairing the soil fertility. So क्या क्या प्रिंसिपल्स है क्रॉप रोटेशन के, क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या एग्जाम्पल्स है. फर्स्ट देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप रोटेशन. The crop rotation should be adaptable to the existing soil, climatic and economic factors. It should be cover all type of crops, while cereals, pulses, fodders, etc. It should be helpful to the land by adding OM into it. It should be arranged in a specific manner for controlling weeds, diseases and insect and pest. It should give a maximum yield and minimum soil erosion. It should provide maximum employment to the family as well as laborers, etc. Advantages of crop rotation. There is an overall increase in the yield of crops. It adds organic manure OM content into the soil. There is regular flow of income throughout the year. It supply various needs of farmers and their cattle. It supply the more nutrients into the soil. Examples of crop rotation: cotton, jawar, bajra, groundnut, sugarcane, rice, gram, soybean, jawar, safflower, gram, sunflower, jawar, groundnut, wheat, vegetables, sorghum, wheat, green gram, cotton, groundnut. सो 24th नंबर का हमारा टॉपिक है डिफाइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक्सप्लेन ग्रोथ कर्व, राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो ग्रोथ हम किसे कहते हैं, डेवलपमेंट हम किसे कहते हैं, ग्रोथ कर्व क्या है, फैक्टर्स क्या है जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं. व्हाट इज मीन बाय ग्रोथ. ग्रोथ में बी डिफाइंड एज एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज. ग्रोथ यानी क्या कि एक ऐसी प्रोसेस जो कि परमानेंटली इंक्रीज करती है साइज में या शेप में, और वो इरिवर्सिबल है यानी उसे रिवर्स नहीं किया जा सकता. वॉल्यूम और मास ऑफ अ सेल और ऑर्गन or whole organism accompanied by an increase in dry weight. What is meant by development? Plant development is an overall term which refers to the various changes that
occur in a plant during its life cycle. It consideration of various horticultural crops and products, Vatada, etc. In 1984, proposed the following definition of development: the series of processes from the initiation of growth to death of a plant or plant part. So growth curve में जो यस होता है, यस शेप का ग्रोथ कर्व होता है, obtained when we plot growth against time. It is also called sigmoid curve. This curve mainly shows 4 phases. सो जो एक ग्रोथ कर्व होता है उसका शेप एस शेप होता है, उसे हम सिग्मॉइड कर्व भी कहते हैं. उसमें 4 फेजेस देखने को मिलते हैं: लैग फेज, लॉक फेज, डिमिनिशिंग फेज एंड स्टेशनरी फेज एंड स्टेडी फेज. लास्ट वाला लैग फेज यानी क्या कि जो इनिशियल स्टेज में ग्रो करते हैं तो उसे हम लैग फेज में कंसिडर करते हैं. लॉक फेज एंड ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ. The rapid period of growth where maximum growth is seen in a short period. Diminishing phase where growth is seen slow. So diminishing phase यानी क्या कि जहाँ पर ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम देखी जाती है, सो उस फेज को हम डिमिनिशिंग फेज कहते हैं. स्टेशनरी एंड स्टेडी फेज वेयर फाइनली ग्रोथ इज स्टॉप. स्टेशनरी में क्या, स्टेशनरी फेज और स्टेडी फेज, वहाँ पर क्या होता है, ग्रोथ फाइनली स्टॉप कर जाती है यानी क्लोज हो जाती है. डिफाइन प्लांट आइडियोटाइप. राइट इन शॉर्ट टाइप्स ऑफ आइडियोटाइप. द टर्म आइडियोटाइप वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय डोनाल्ड इन 1968. आइडियोटाइप क्या है और उसकी टर्म किसने दी थी, तो डोनाल्ड ने दी थी इन 1968 में. To him, ideotype is a biological model which is expected to perform or behave in a predictable manner within a defined environment. This term has the following synonyms: model plant type, ideal plant type. Types of ideotype. 3 types के ideotype है: isolation ideotype, competition ideotype and crop ideotype. First है isolation ideotype. The model which perform best when the plants are space planted. Isolation means planting distance. Competition ideotype. The model which perform well in genetically heterogeneous different population. The crops in this model are able to compete with its less aggressive neighbors. Such ideotypes crops have following features: annual habit, tall nest, leafy canopy, tillering or branching, seed size, speed of germination and root characters. Crop ideotype. This ideotype performs best at commercial crop densities because it is a poor competition. In case of cereals, a crop ideotype is erect, sparsely tilled plant with small erect leaves. Other types: market ideotype, climatic ideotype, edaphic ideotype, stress ideotype, disease and pest resistance ideotype. Market ideotype includes traits like seed color, seed size, cooking and baking qualities. Climatic ideotype includes traits like heat and cold resistance, maturity duration, drought resistance. Edaphic ideotype includes traits like salinity tolerance, mineral toxicity, deficiency tolerance. Stress ideotype traits resistance to water stress, disease and pest resistance ideotypes, etc. Examples of crop ideotype: wheat ideotype by Donald 1968, rice ideotype by Jennings in 1964, maize ideotype by Mock and Pierce in 1975, cotton ideotype by Singh and cow workers in 1974 for irrigated
cultivation, and Singh and Narayanan in 1993 for rain-fed conditions. 26 नंबर का हमारा टॉपिक है व्हाट इज न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी, राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी। न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी यानी क्या और क्या क्या फैक्टर्स है जो कि न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी को अफेक्ट करते हैं। न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी में बी डिफाइंड एज यील्ड पर यूनिट input in agriculture. This is usually related to the input of fertilizer, whereas in scientific literature the nitrogen use efficiency is often expressed as fresh weight or product yield per content of nutrient. The nutrients most commonly limiting plant growth are nitrogen, phosphorus, potassium and sulfur. Nitrogen use efficiency depends on the mobilization uses within the plant and even on the environment. Crop adaptation, crop distribution. Crop adaptation, the ability of crop to respond positively to changes the agricultural conditions. The trait is genetically controlled and provides an ability to exploit environmental attributes, both natural and agronomic. Values of relative adaptability can be determined by the regression of the yield of the tested crop over the average yield of compared crops from several environments. Crop distribution. It is the transfer of crop or crop varieties or new technology from one place to another place. Factors responsible for crop adaptation and distribution. Physical, climate, temperature, growing season, altitude, rainfall and wind, soil, slope of land, etc. Human factors, owner occupiers, tenants and landless laborers, market condition, transport facilities, capital, technology, government facilities, MSP, government policies, etc. Define harvesting, right sign of maturity of cereals, pulses and oilseed. हार्वेस्टिंग यानी क्या कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रॉप प्लांट्स फ्रॉम द फील्ड. तो क्रॉप प्लांट्स को हम फील्ड से अलग निकालते हैं तो उसे हम हार्वेस्टिंग कहते हैं, उसी प्रोसेस को हम हार्वेस्टिंग कंसिडर करते हैं. द रिमूवल ऑफ एंटायर प्लांट और इकोनॉमिक्स पार्ट्स आफ्टर मैच्योरिटी फ्रॉम द फील्ड इज नोन एज द हार्वेस्टिंग. साइन ऑफ मैच्योरिटी ऑफ सीरियल्स, क्या क्या साइंस है मैच्योर होने के सीरियल्स के. ऑल द प्लांट पार्ट्स बिकम ड्राई, जितने भी प्लांट के पार्ट्स होते हैं वो ड्राई होते हैं. जनरली येलोविंग एंड ड्राइंग ऑफ लीव्स एंड स्टेम्स ऑकर्स. व्हेन ईयर हेड इज प्रेस्ड इन बिटवीन palms, seeds come out of capsule. Grains break down into pieces if pressed under teeth, etc. Signs of maturity of pulses. Pods give peculiar noise when shaken in hands. Drying of leaves and stems. Grains break down into pieces when pressed under teeth. Define threshing. Write down the methods of threshing. Threshing क्या है और उसके क्या क्या मेथड्स हैं. The process of separating grains from ear heads is known as threshing. Methods of threshing crops. Beating. Threshing of ear head is done by beating with stick. Use of bullock power. Threshing is done under the feet of bullock on threshing yard. Use of hand-driven machinery, for example, maize sheller, paddy foot thresher. Use of power-driven machinery by tractor, thresher, etc. What is physiological maturity and harvesting maturity? Write about cleaning, drying and storage of field crops. Physiological maturity क्या है, harvesting maturity क्या है, cleaning, drying and storage of field crops. Physiological maturity is the development stage after which no further increase in dry matter occurs in the economical part. Translocation of photosynthesis is stopped to
economic part. Define threshing and write down the methods of threshing. What is physiological maturity and harvesting maturity? Harvesting maturity, it occurs generally 7 days after physiological maturity. Loss of moisture from the plants occurs at this stage. Cleaning. After threshing of ear heads, grain should be separated from the bhusa. For this purpose, we can use natural wind and artificial wind by holding the threshed grains against wind. Drying. Grains should be dried in bright sunshine to remove excess moisture for keeping the quality of grains. Storage. We can store the grains in gunny bags, containers, storage house, beans, pots, etc. for the purpose of future use. यहाँ पर हमारा एग्रोनॉमी का पूरा थ्योरी का लेक्चर या फिर जो भी थ्योरी का सिलेबस है हमारा वो यहाँ पर ख़त्म होता है। देखने के लिए और सुनने के लिए थैंक यू सो मच।